हाय, मैं आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शून्यवीर। तो आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज हम इन जनरल बस बातें करने वाले हैं क्योंकि बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 10th और 12th दोनों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। वैसे तो शुरू हो चुके हैं। आई हैड टू मेक दिस वीडियो अ वीक अर्लियर बट आई कुड नॉट, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे एग्जाम्स बचे हैं तो ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। तो इसमें दिल जस्ट भी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे अपने मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो तैयारी तो हो चुकी है जितनी होनी थी, उसमें तो आप ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं सकते हो। लेकिन जितनी तैयारी आपकी है उसी में आप ज़्यादा मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो, आप अपना एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसके दो पार्ट्स हैं, नॉन एकेडमिक पार्ट, एकेडमिक पार्ट। या फिर मैं ये कहूँ तो बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एग्ज़ाम लिखने बैठे हो, तब आपको क्या करना है, और नॉन एकेडमिक पार्ट उससे पहले या उससे बाद में आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ें, है ना। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बात करनी है वो ये है कि सिर्फ एग्ज़ाम है ना, सिर्फ एक बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th या 12th है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस को एकदम खिड़की के बाहर छोड़ के रखो, अपने दिमाग के अंदर उसको मत आने दो, ठीक है। उसके बहुत सारे रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये, स्ट्रेस लोगे तो पढ़ाई कब करोगे। दिमाग को अगर मतलब स्ट्रेस कर दोगे तो वो बेचारा ऑलरेडी परेशान है, तो वो ले नहीं पाएगा आप जो भी पढ़ना चाह रहे हो। तो मज़े करो, जितना होता है उतना करो, नहीं होता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 10th में मार्क्स आए तो भी आगे पढ़ाई करनी है, नहीं आए तो भी आगे पढ़ाई करनी है। ऐसा तो है नहीं कि 10th में मार्क्स आ गए तो जीवन में दोबारा कभी पढ़ाई नहीं करनी है। सेम फॉर 12th, है ना। तो पहले तो इस वाली चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि जस्ट एन एग्ज़ाम, नथिंग मोर। तो डोंट टेक स्ट्रेस। और फेल हो पास हो बहुत अच्छा करो, लाइफ डज़ नॉट स्टॉप हियर, लाइफ मूव्स ऑन। इस एग्ज़ाम के बाद आपने बहुत अच्छा किया तो भी आपको मेहनत करनी है, आपने बहुत ख़राब किया तो भी आपको मेहनत करनी है। इट्स दैट सिंपल। तो अभी आगे आ जाते हैं कि एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करनी है। तो पहले हम हैबिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, तो पहली चीज़ है वो ये है कि जो एग्ज़ाम है ना उसका स्पेसिफिक टाइम होता है, या तो 10 से 1 हो रहा होगा, 9 से 12 होगा, 12 से 3, जो भी आपके एग्ज़ाम का टाइम है, मोस्टली 10 से 1 होता है। तो उस टाइम पे आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे, उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ बोर्ड का पेपर हो उस दिन नहीं, पूरा 1 महीना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स अगले 10, 15, 20 दिन, 1 महीना चलने वाले हैं। उस दौरान आपको क्या करना है, रोज़ सुबह 10 से 1 आपको पढ़ाई करनी है। मतलब 10 बजे बैठ जाओ टेबल पे, और ऐसे नहीं कि बेड में लेटे हुए और फिर कर रहे हो, नहीं, प्रॉपर रेडी होके बैठ जाओ टेबल पे, है ना। टेबल पे बैठ के 10 से 1 विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट उठे हुए आपको पढ़ाई करनी है। तो उससे क्या होगा, योर ब्रेन विल गेट इनटू द हैबिट कि 10 से 1 ना मुझे कब पढ़ाई करनी होती है, तो उसको आदत पड़ जाएगी। वरना होता क्या है कि कभी आप सोकर लेट उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, तो वो दिमाग आपका सोता रहेगा, वो स्लीपी मोड में होगा, तो वो बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत होगी। तो पहले तो अपना ये वाला हैबिट इंप्रूव कर लेना है कि 10 से 1 जो एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम आपको पढ़ाई करनी है, और बेड पे नहीं, एकदम प्रॉपर जैसे आप बोर्ड के वो टेबल और चेयर पे बैठ के करते हो वैसे करनी है, और बीच में एक बार भी नहीं उठना है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। तो खाने का ध्यान कैसे रखना है, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, है ना। मतलब एग्ज़ाम जो जब शुरू हो रहा है उससे 3 घंटे पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, जितना हैवी आपको करना है। 3 घंटे उसको डाइजेस्ट होने का टाइम दो, ताकि जब आप एग्ज़ाम लिखने जाओ तो योर बॉडी, योर ब्रेन इज़ जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एग्ज़ाम। उसका ध्यान डाइजेस्टिव प्रोसेस पे नहीं है कि यार खाना भी डाइजेस्ट करना है ना। और दूसरा, नींद नहीं आएगी। अगर बहुत हैवी खा लिया थोड़े जस्ट पहले तो फिर नींद आने लग जाती है, ये वाला दिक्कत होता है। तो 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद में कुछ नहीं खाना है, बस एग्ज़ाम के पहले 10 बजे 9 बजे आप निकलोगे, जब भी निकलोगे, हैव ए चॉकलेट और समथिंग स्वीट। तो शुगर लेना बहुत ज़रूरी है। उससे होगा क्या, बिकॉज शुगर कीप्स योर ब्रेन एक्टिव। तो जितना भी आपको आता है वो आपको मतलब वो स्लगिश नहीं होने देगा, कि आपको नींद में नहीं जाने देगा, है ना। तो यू वोंट फील कि यार टायर्ड फील कर रहे हो या कुछ भी फील कर रहे हो। तो हैव ए चॉकलेट बिफोर यू गो टू द, आई यूज़ टू डू दिस। मेरी जब मैं 10th में थी तो मेरी जो क्लास टीचर थी, शी गेव मी ऑल ऑफ दोज टिप्स जो मैं आपको अभी दे रही हूँ। तो शी टोल्ड मी दिस, एंड आफ्टर दैट बिफोर एवरी एग्जाम आई हैव हैड अ चॉकलेट। मेरा फेवरेट है पर्क, तो मैं पर्क या मंच खाती हूँ, आपका जो भी फेवरेट है आप वो खा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा, खाने की बात कर ली है हमने। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है। एग्ज़ाम से पहले आप चॉकलेट, एक्लेयर्स, टॉफ़ी, मिठाई अगर आपको कोई पसंद है, बहुत हैवी नहीं, लेकिन हाँ आप ये सब खा सकते हो। इससे आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। इसके बाद में वही लंच तो आपको 1-1:30 बजे ही करना है। तो ये वाला जो पूरा साइकिल है ना, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में होने वाला है, इसकी आदत अभी से डाल लो। तो घर पे भी रोज़ यही करना है, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 9-10 बजे चॉकलेट खा लिया, 10 से 1 पूरा पढ़ाई करा, उसके बाद में 1:30 बजे आप वापस घर पे आओगे, तब लंच करो।
वरना अगर अभी आप छुट्टियों में लंच कर लोगे ना 12 बजे, तो एग्ज़ाम में भी आपको 12 बजे भूख लगने लग जाएगी, और जब भूख लगेगी तो ध्यान भटकेगा, है ना। तो हमने बात कर ली, एक तो टाइम टेबल की 10 से 1 करनी है पढ़ाई, खाना पीना कब खाना है, कितना खाना है, और शाम में कोशिश करो कि शाम में भी ना 7 बजे के बाद कुछ ना खाओ, 7-8 बजे मैक्सिमम, एंड स्लीप अर्ली। हाँ, तो थर्ड जो चीज़ है वो ये है, सोने के बारे में मुझे बात करनी है, बिकॉज नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि नहीं यार पढ़ाई कर लो और पढ़ाई कर लो और पढ़ाई कर लो, रेस्ट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फुली रेस्टेड होगे तब जाकर आपका ब्रेन जो है ना फुली एक्टिवेट होता है। तो जितना ज़्यादा आप नींद लोगे, जितना ज़्यादा प्रॉपर रेस्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, उतना ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, और उतना ज़्यादा आपका ब्रेन जो है वो फोकस कर पाएगा। तो नींद प्रॉपर लेनी है, रात में सो जाओ 10-11 बजे, जितने बजे भी सोना है। अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट डाल लो, वो भले ही चलेगा, बट रात में ज़्यादा देर तक ना जागो, अदरवाइज हेडेक्स, माइग्रेन्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस कर लो, है ना। तो सोना टाइम पे, और सोने के भी वही 2-3 घंटा पहले 7-8 बजे डिनर कर लो, उसके बाद में डिनर नहीं करना है। और प्रॉपर नींद लेनी है, ऐसे नहीं कि 4 घंटे में उठ गए, 6 घंटे 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस कर लो, आंखों को जितना रेस्ट दोगे वो भी उतना ही फ्रेश फील करेंगी। तो आंखों के ऊपर भी वो जो खीरे के होते हैं या टी बैग्स होते हैं, आप वो सब रख सकते हो, सो दैट वो, या फिर आइस का थोड़ा सा वो कर सकते हो, सो दैट आइस फील हाइड्रेटेड, है ना। तो ये थी टिप नंबर 3। दिस इज़ अबाउट स्लीपिंग एंड बीइंग फ्रेश। अभी टिप नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या बात करी अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो 10 से 1 टेबल पे बैठ के, जैसे बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो वैसे पढ़ाई करनी है, एकदम शोर वोर कुछ भी हो रहा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। दूसरा, खाने के बारे में हमने बात करी है। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट, 9 बजे चॉकलेट, 1:30 बजे लंच, उसके बाद में शाम को 6 या 7:30 बजे, 4-5 बजे आप स्नैक्स वगैरह कर लो, लेकिन लास्ट जो मील है वो अपना 7-7:30 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। फिर सोने के बारे में हमने बात कर ली, स्लीपिंग साइकिल अपना अच्छा रखो। एग्जाम से एक दिन पहले तो बिल्कुल नाइट आउट मत मारना, सो जाना टाइम पे, और कोशिश करो कि डेली यही स्केड्यूल हो कि सो जाओ रात में 10 बजे टाइम पे, 6-8 घंटे की तो आप नींद लो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोओगे उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे, है ना, क्योंकि दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है, अदरवाइज़ वो काम करना बंद कर देता है। अभी आ जाते हैं, अभी जब एग्ज़ाम में जाना हो, है ना, जिस दिन बोर्ड का एग्ज़ाम हो उससे पहले जो आपका बॉक्स है, जो आप पेंसिल बॉक्स आप लेकर जाओगे, उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। पेन्स होने चाहिए, है ना, 3 पेन रखो, क्योंकि मतलब एक पेन नहीं चला फिर क्या करोगे, या ख़त्म हो गया तो क्या करोगे, क्योंकि बहुत सारा लिखना होता है। तो 3 पेन रखो, मिनिमम 3 पेन अपने पेंसिल बॉक्स में रखो। पेंसिल्स रखो 2-4, इरेजर, शार्पनर, सब कुछ 2-4 रखो। कम नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा भले ही रख लो, ताकि अगर कोई चीज़, एक चीज़ काम कर भी नहीं रही है तो यू हैव अ बैकअप ऑप्शन। और जो शार्पनर होता है ना, उसमें जब आप पेंसिल शार्प करते हो तो कचरा निकलता है, तो उसके लिए क्या करना है, उसका कवर लगा के रखना है, ठीक है। तो वो कवर आप लगा के रखो, पेंसिल शार्प करो तो कचरा इधर उधर नहीं फैलेगा, वो शार्पनर उस कवर के बीच में रह जाएगा, ऑलराइट। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो वैसे ही उसको निकाल के फिर उसको क्लीन कर लो, ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले वो फिर से कवर के बीच में और शार्पनर के बीच में कोई स्पेस ना बचाओ। अभी पेन कौन सा इस्तेमाल करना है इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डोंट यूज़ बॉल पेन्स, गो फॉर जेल पेन्स। और बॉल पेन या जेल पेन में भी, एक सेकंड रुको मैं लिखे आती हूँ। तो ये बॉल पेन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे क्या हाथ दुखेंगे। अगर आप इतने छोटे, इतने पतले पेन से लिखोगे ना, इतना मोटा पेन इस्तेमाल करो, क्योंकि जितना ज़्यादा इस अंगूठे के और फिंगर के बीच में गैप होगा उतना ज़्यादा जोर कम पड़ेगा, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा देर तक लिख पाओगे। तो मैं ट्राईमैक्स यूज़ करती थी अपने बोर्ड के एग्जाम्स में। यू कैन ऑल्सो यूज़ ट्राईमैक्स, बेस्ट पेन है, थोड़ा मोटा आता है, जेल पेन होता है, बहुत स्मूथली उसमें लिखा जाता है। तो ये टिप नंबर 4 की कौन सा पेन इस्तेमाल करना है। और सब कुछ सरप्लस में रखो, वहाँ पे किसी से मांग मत लेना। स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स सब लेके जाओ अपना खुद का, वहाँ पे किसी से मांगो मत। और सारी चीज़ें रात को 10 बजे रेडी करके रख लो। अगली सुबह ये भसड़ नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरा पेंसिल बॉक्स कहाँ है, अरे मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, अरे यूनिफॉर्म प्रेस्ड है या नहीं है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सारी तैयारी एक रात पहले कर लेनी है, सारी चीज़ें तैयार करके रख लेनी है। सुबह उठ के मतलब नहा धो के तैयार होके, ब्रेकफास्ट करके, फिर वो तैयार होके वो सारी चीज़ें लेके चले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन एकेडमिक पार्ट। और एक चीज़ है जो मैं बताना चाह रही हूँ, मतलब बात मत करना वहाँ पे बोर्ड के एग्ज़ाम है ना, चीटिंग तो करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। बच्चे कर रहे हैं चीटिंग करने की कोशिश, क्योंकि ये तुम्हारे नॉर्मल स्कूल के एग्ज़ाम नहीं है कि अगर पकड़े गए तो भी कुछ नहीं होगा। पकड़े गए तो वो फेल कर सकते हैं, तुमको पूरा साल रिपीट करना पड़ सकता है, और वो मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि वो बड़ी बात हो जाती है। तो जितना आता है उतना ही लिख के आओ, चीटिंग मत करो, ठीक है।
अभी आगे बढ़ जाते हैं, अभी आ जाते हैं एकेडमिक पार्ट पे कि बोर्ड के एग्जाम में आपको क्या करना है। बोर्ड के एग्जाम से पहले और एक और फाइनल चीज़ जो मुझे बतानी है, स्ट्रेस ना लेने के बारे में, ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत करना। जैसा मैंने बताया, एक तो टाइम पे सोना है, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलना, मतलब जो भी फिजिकल एक्टिविटी है डू इट। फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि उससे भी तुम्हारा मतलब बेटर तुम फील करोगे और ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस कर पाओगे। तो बाकी अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ मत देना कि खेलना छोड़ दिया या डांस करना छोड़ दिया या इंस्ट्रूमेंट बजाना छोड़ दिया, म्यूज़िक वट एवर रिचार्जेज यू डू दैट। तो रिचार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम पे। 10 बजे पेपर शुरू होगा, उससे पहले आपको सारी अपनी डिटेल्स फिल कर लेना है। अभी आपको मिलेगी आंसर शीट, है ना। तो ऐसी सी कुछ तो दिखती है आंसर शीट। अभी देखो इसमें तो क्या है, ये बने हुए हैं, मार्जिन्स बने हुए हैं, ये वाला आप देख सकते हो। बट कुछ आंसर शीट्स में नहीं बने हुए होते हैं और ये बनाने ज़रूरी होते हैं। तो अब हर पेज पे आप लेकर स्केल से पेंसिल, मतलब पेंसिल, वो स्केल और पेंसिल लेके लाइंस खींचते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका एक शॉर्टकट है, ये लिया, ये किया, इसको खोल लो। अगेन ये मेरी क्लास टीचर ने मुझे 10 में टिप बताई थी, बहुत काम आती है। अभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार मैंने पिछले पेज पे कितना मार्जिन छोड़ा था, इस पेज पे मैं कितना मार्जिन करूं। अभी सारे पेज इक्वली यूनिफॉर्म होंगे, आप बस अब यहाँ पे लाइन खींचते जाओ, इतना सा काम आपको करना है। अब जब मैथ्स का एग्जाम हो, है ना, तो आपने क्या करना है, इस साइड भी करना है ये वाली चीज़ और इस साइड भी करनी है। इस साइड थोड़ा बड़ा, मतलब मैथ्स के एग्जाम में ये जो मार्जिन है ना थोड़े से बड़े रखना। अभी मैंने थोड़ा सा छोटा करके दिखाया है, लेकिन ये आपको दोनों साइड करना है और थोड़ा बड़ा रखना है ना। उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि मैथ्स के एग्ज़ाम में तो पहली चीज़ तो ये है कि वो अगर नहीं दिए हुए हैं वो लाइन्स, अगर आपको खुद खींचना है तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ट्रिक टू डू दैट, ठीक है। अभी आ जाते हैं मैथ्स के एग्जाम पे, स्पेसिफिकली मैथ्स के एग्जाम पे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको रफ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमें कैलकुलेटर्स तो अलाउड होते नहीं है, कैलकुलेशन हमें खुद करनी पड़ती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये आंसर शीट लेके ना इसके लास्ट पेज पे रफ वर्क करते हैं, और वो बहुत ही घिसा पिटा रफ वर्क होता है। रफ वर्क आपने कहाँ पे करना है, जहाँ पे आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, और इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे खिंचवाया है। तो मान लो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया, है ना, यहाँ पे पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, जो रफ वर्क है वो आपको यहीं करना है। तो एक बार मैं बोर्ड पे भी बता देती हूँ। तो हम अभी बताने जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा, यहाँ पे पूरा इसका सोल्यूशन वगैरह जो भी आपको लिखना है वो लिखे। उसके बाद में ये वाला जो साइड है ना, ये वाला थोड़ा लंबा छोड़ देना, यहाँ पे आएगा रफ वर्क। इसका फ़ायदा क्या है, जब आप अपना आंसर रिवाइज करेंगे या फिर एग्जामिनर भी जब आपका आंसर चेक करेगा, वो साफ साफ देख सकता है कि आपने क्या कैलकुलेशन करी है, कौन से स्टेप में आपकी गड़बड़ हुई है। मार्क्स बढ़ने के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्क्स अच्छे आएंगे। और दूसरा, जब आप फाइनल अपना आंसर पेपर रिवाइज करोगे, लास्ट में आप देखोगे आंसर वगैरह सब सही थे, तो आप एकदम लास्ट में अगर आपने सारा रफ वर्क किया होगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे था। अगर रफ वर्क यहीं पे होगा तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरी कैलकुलेशन है, मैंने सब सही किया या नहीं किया। तो इतना ऑर्गेनाइज्ड आपको रहना है। तो पहली चीज़ तो क्या है, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, ये रफ वर्क है। साइंस में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो साइंस में भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, जहाँ पे भी कैलकुलेशंस हैं, अकाउंटिंग वगैरह आपके जितने भी पेपर्स हैं, फिजिक्स हो गया, है ना। तो जहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पे रफ वर्क क्वेश्चन के इधर ही करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, लास्ट पे पेपर के एकदम लास्ट वाले जो पेज है उसमें रफ वर्क नहीं करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। उसके अलावा मैथ्स की हम पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स में आप जो भी सवाल सॉल्व करो एमसीक्यूज़ को छोड़िए, क्योंकि एमसीक्यू में तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख के यहाँ पे केवल ऑप्शन लिखना है, ABCD जो भी है ना। तो एमसीक्यू की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके अलावा जितने भी सवाल हैं उनका एक बहुत फिक्स्ड पैटर्न है। आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, सवाल सारे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो जो सवाल में गिवन है। तो इधर आप लिखोगे गिवन, जितनी भी चीज़ें, वर्ड प्रॉब्लम हो गया, नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया कि ये गिवन है, तो ये पहली बात गिवन है, ये दूसरी बात गिवन है, ये तीसरी बात गिवन है, पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, टू फाइंड, या फिर अगर प्रूफ का क्वेश्चन है तो ये फाइंड की जगह हो जाएगा टू प्रूव, कि वो सवाल आपसे प्रूव क्या करवाना चाहता है, आपसे निकलवाना क्या चाहता है ना।
तो गिवन के बाद आपने लिखना है टू फाइंड, टू प्रूव, ये चीज़ें आपने लिख देनी है। अगर डायग्राम है तो डायग्राम इधर आएगा, एकदम टॉप, ये कौन सा डायरेक्शन है, एकदम टॉप राइट पे आप अपना डायग्राम बना सकते हो। जहाँ पॉसिबल हो डायग्राम्स बनाओ, भर भर के डायग्राम्स बनाओ। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, मैं तो कहती हूँ सोशल साइंस में भी अगर आपको कहीं लगता है कि फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, बनाओ, है ना। मतलब जिस भी क्वेश्चन में तुम डायग्राम बना सकते हो, नेसेसरी है या नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है, मेक अ डायग्राम, बिकॉज इट जस्ट शोज हाउ क्लियर योर थिंकिंग इज एंड इट हेल्प्स यू टू सॉल्व क्वेश्चन एज वेल। तो ये डायग्राम आ गया, ये गिवन आ गया, टू फाइंड, टू प्रूव आ गया। इसके बाद में जो तीसरी चीज़ आपने लिखनी है वो है फॉर्मूले यूज्ड। अब होगा ये कि जब आप सवाल सॉल्व करना शुरू करोगे आपको नहीं पता होगा कि आप कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाले हो, है ना। अगर आपको पहले से पता है वेल एंड गुड, यू स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला लिस्ट। नहीं पता है, थोड़ा सा 2-4 लाइन का स्पेस छोड़ देना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले यूज्ड आपने लिखने हैं। उसके बाद में अगर वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा सवाल है, 4-5 नंबर का सवाल है, 3 मार्क्स के 5 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन लिखना है। प्लान ऑफ एक्शन में क्या होगा, आप कौन कौन से स्टेप्स करने वाले हो कि सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, है ना। मतलब मान लो सर्कमफ्रेंस और एरिया, मतलब वॉल्यूम का कोई सवाल आ गया, रेडियस गिवन है ना। तो सबसे पहले मतलब सर्कमफ्रेंस गिवन है, उससे पहले मतलब सॉरी, हाँ चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया से सबसे पहले तो आप रेडियस निकालोगे स्फीयर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो आप पहले स्टेप 1 लिखोगे कि पहले मैं सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ। तो स्टेप 1 सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। जैसे उस वाले सवाल में फर्स्ट स्टेप हो जाएगा फाइंड रेडियस, और ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मूला यूज्ड। ये जो फॉर्मूला यूज्ड है ना, इनको आप साथ में कंबाइन भी कर सकते हो कि जो अपना सरफेस एरिया होता है 4πr², और यहाँ से अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है तो मैं ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा, रेडियस आ गया, उसके बाद में फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो 4/3πr³ इज इक्वल टू वॉल्यूम, है ना। अभी तीसरा मान लो आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि कितना कितने वो पेंट का कॉस्ट है, या फिर कितने नंबर ऑफ पेंट के बक्से लगेंगे, इस तरह के जो सवाल आते हैं। तो आप लिख दो फाइंड कॉस्ट / कैपेसिटी, जो भी पूछा है वो हम यहाँ पे लिख दिया। मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन लिखा है। तो अगर आप इतना भी हर सवाल में करके आ जाओगे, स्टेप मार्किंग होती है, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। ये सब लिखने के बाद में एक्चुअल सोल्यूशन पे जंप करना है, डायरेक्टली एक्चुअल सोल्यूशन पे जंप नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब जब आपने लिख दिया, अपने फॉर्मूले यूज और प्लान ऑफ एक्शन को आप साथ में कंबाइन भी कर सकते हो। उसके बाद में गिवन क्या क्या है वो लिख दिया, फाइंड आउट क्या करना है, प्रूफ क्या करना है वो सब लिख दिया, डायग्राम बना दिया। और डायग्राम अगर ज़रूरत पड़े तो हर पेज पे बना देना, अगर एक पेज से बड़ा आंसर हो रहा है। उसके बाद में स्टार्ट, अगर प्रूफ का सवाल है तो प्रूफ लिखो यहाँ पर, अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर लिखो सोल्यूशन। उसके बाद में फिर से यहाँ पर स्टेप 1 फाइंड रेडियस, और यहाँ पे वही क्या यूज़ किया था हमने, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², है ना। अभी यहाँ पे लिख दो रेडियस क्या है, यहाँ पे लिख देना गिवन, सॉरी सरफेस एरिया गिवन है ना, मान लो 5 गिवन है सरफेस एरिया, 4πr², हम रेडियस निकाल रहे हैं। तो ये गिवन है कि सरफेस एरिया इज़ 5, रीज़न ज़रूर लिख देना। अभी यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 5/4π, मतलब r², r आ गया √5/4π। यूनिट लिखना मत भूलना अगर मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अगर यूनिट दी हुई है, क्या है वो, सेंटीमीटर है, इंचेस है, फीट है, मीटर है, जो भी है वो लिखना यहाँ पर मत भूलना, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद में फिर इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर स्टेप 2 अंडरलाइन, ताकि पता चले कि ये वाला स्टेप यहाँ पर ख़त्म हो गया और आपको ये वाला आंसर मिला है ना। तो उसके बाद में स्टेप 2 फाइंड वॉल्यूम, और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करो। पूरा वॉल्यूम आएगा उसको भी अंडरलाइन करो। फिर स्टेप 3 में कॉस्ट निकालना है,
नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, जो भी आपको निकालना है वो आप पूरा लिखो। उसके बाद में जो फाइनल आंसर आपके पास आता है, आपने अगर मेरे वीडियोस देखे तो देखा होगा कि मैं जो फाइनल आंसर है वो हमेशा बॉक्स में लिखती हूँ। तो फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में लिखें, पेंसिल से उसका बॉक्स बनाएं और नीचे और अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो जो सवाल में पूछा है उसका नीचे पूरा सेंटेंस के साथ लिखें। हैंस द कॉस्ट टू पेंट द वॉल या जो भी है इज़, जो भी आपका आंसर है, और फिर इस आंसर को डब्बे में डाल दें। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी आपका सेंटेंस में होना चाहिए, यहाँ पे करके नहीं छोड़ना है, समझा। उसके बाद में अगर आपका प्रूफ वाला सवाल है तो आपने क्या करना है, प्रूफ ख़त्म होने के बाद में लास्ट में जब आपका पूरा प्रूफ हो चुका हो, है ना, और प्रूफ में एक चीज़ याद रखना है, LHS RHS का इस्तेमाल करना है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। कभी तो आप क्या सॉल्व करो ये आप बता देना, सिंप्लीफाइंग LHS, सिंप्लीफाइंग RHS। लास्ट में आपका मान लो आ गया, जो भी आप प्रूफ करना चाहते थे वो यहाँ पर आ गया, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखना है हैंस, यहाँ पर लिखना है, आपने लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS और फिर यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ये हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड लिखना ना भूलें, ठीक है, ये एंड में, ताकि पता चले कि ये वाला सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ें आपने करनी है जब भी आप कर रहे हो, तो पूरा करना है, डायग्राम बनाना है, गिवन लिखना है, टू फाइंड टू प्रूव लिखना है, उसके बाद में फॉर्मूले कौन कौन से इस्तेमाल करने वाले हो, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद में एक्चुअल सोल्यूशन, और एक्चुअल सोल्यूशन में भी स्टेप 1, है ना, पूरा वाले ही मत लिखो, उसके बाद में स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, मतलब ऐसे पूरा रैंडमली सॉल्व करने मत लग जाना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो जितना क्लियरली आप लिखोगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर खुश होगा, हो सकता है ज़्यादा नंबर दे दे, ठीक है। और एक और चीज़, बोर्ड में आपने सिर्फ 2 ही पेन, ये अभी तक आपको बता दिया होगा, आपको सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करने की इजाज़त होती है। तो जो भी चीज़ें आपको ब्लैक से लिखनी है वो उसके लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, जैसे कि ये बॉक्सेस बनाने हो गए, हैंस प्रूफ लिखना हो गया, आंसर्स को अंडरलाइन करना हो गया, ये सारी चीज़ें आप पेंसिल से करें। उसके बाद में अभी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे भी आपको मैथ्स दिखाई दे रही है उनको अंडरलाइन कर लें, तो उससे आपको आपका गिवन और टू फाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो, और रफ वर्क हमेशा इसी साइड करें, यहाँ पर अगर मैं सवाल सॉल्व कर रही हूँ तो मैं यहीं पे अपना रफ वर्क करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम ये पीछे जाके एकदम ऐसे रैंडमली रफ वर्क मत करना। जिन भी पेपर में मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, साइंस हो गया, जहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, रफ वर्क बगल में ही होना चाहिए, वो भी एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गई मैथ्स के बारे में बातें, है ना। और आंसर्स हमेशा आपने चेक करें, रिवाइज करें, आप कितने भी 30 मार्क हों, एनीबडी कैन डू कैलकुलेशन मिस्टेक्स, एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, कोई सा भी मिस्टेक हो सकता है। सो ऑलवेज चेक योर आंसर्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज़ जो मुझे बतानी है मैथ्स, और अभी जनरल बातों पे हम आ जाते हैं। तो जो सवाल आते हैं वो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के आते हैं, है ना। आपने क्या करना है, 1 नंबर के सवालों पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, शुरू करो 5 नंबर के सवालों से, क्योंकि लास्ट में अगर टाइम कम भी बचा तो जो आपके सवाल छूटेंगे वो 1 नंबर वाले छूटेंगे, आपके 5 नंबर वाले सवाल नहीं छूटेंगे। और उसमें भी क्या करो, हाँ, तो अभी ये जनरल टिप्स हैं कि MCQ तो चलो ठीक है, आपने यहाँ पे आंसर लिखा, उसके बाद में 2 लाइन छोड़नी है, स्पेस का इस्तेमाल करना है, ऐसे एकदम क्रम्बल चीज़ें मत लिखना। तो जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, 1-2 लाइन छोड़ो, मेक अ लाइन। और अगर लाइन, जैसे मैं बहुत स्लो हैंड राइटिंग थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसीलिए इतना स्पेस छोड़ दो कि पता चल जाए कि अब दूसरा सवाल शुरू हो रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट में टाइम बचता है तो वो स्केल से ऐसे लाइनें खींच देना कि ये सवाल ख़त्म हो गया, फिर ये आंसर का इसका आ गया 2, फिर 2 लाइनें छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, और ऊपर सेक्शन का नाम ज़रूर लिखना कि आप कौन सा सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, A है, B है, C है, D है, जो भी है, ठीक है। और तुक्के भरपूर मार के आए, यहाँ पे कोई मनाही नहीं है कि तुक्के नहीं मारने, है ना। तो ये तो हो गया MCQ के लिए। अभी जो बड़े सवाल है उनमें क्या करना है, मान लो आपने सवाल सॉल्व करना शुरू किया और जो है ना पेज बच गया, तो नया सवाल ना उसी पेज पे मत शुरू करना। पार्ट है तो चलेगा कि ABC पार्ट है तो वो चलेगा, लेकिन मान लो कि यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 12 पिछले पेज से आ रहा था और यहाँ पे आंसर आ गया आपका, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करना है। जो बड़े क्वेश्चन है उनमें आपको स्पेसिफिकली ये ध्यान रखना है कि जो नया सवाल है वो आप नए पेज पे शुरू करो, पुराने पेज पे एक पेज पे 2 सवाल MCQs हैं चल जाएगा, 1 नंबर के सवाल हैं चल जाएगा, उसके बाद में ये काम मत करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जितना ज़्यादा, क्योंकि टीचर को पता चल जाएगा अच्छा ये यहाँ पे और उसका फ़ायदा पता है क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि मान लो कभी कोई गलती हो गई है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो या कुछ हो गया, आपको कुछ ऐड करना है, आपको उस वक्त समझ में नहीं आया, जो आप नॉर्मली आंसर जब लिख रहे हो आपके पास स्पेस होगा तो आप आगे ऐड कर पाओगे। अगर आपने तुरंत वहाँ पे नीचे सवाल शुरू कर दिया तो फिर आप फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यार अब मैं क्या करूँ। तो अगर पूरा सवाल आपका यहाँ पे भी एंड होता है ना, यहाँ पे तो भी गैप छोड़ो, अगला पन्ना खाली छोड़ के फिर उसके अगले पन्ने पे आंसर लिखो, लास्ट में PTO लिख देना अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। लेकिन सवाल ख़त्म होने के बाद में भी स्पेस छोड़ना, मतलब कि ये आपका पेपर है, मान लो यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे नया सवाल शुरू नहीं करना है, नया सवाल यहाँ पे शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, क्लैरिटी रहेगी, आपको और लास्ट में कुछ ऐड करना हो आप ऐड कर पाओगे, नहीं भी करना हो तो भी टीचर को पता चलेगा कि एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन आएगा कि हाँ अभी कुछ नया चैप्टर शुरू होने जा रहे हैं। सो डू दैट। और जितने सारा सेक्शन है एक साथ सॉल्व करना, सेक्शन ई जैसे आप कर रहे हो, तो अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आते तो पेज छोड़ देना, पेज छोड़ने में ना कोई टैक्स नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, छूट गया PTO लिख देना, लेकिन लीव इनफ पेजेस। तो अगर आप 5 नंबर के सवाल करो तो सेक्शन ई पूरा एक साथ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सेक्शन ई का एक सवाल यहाँ है फिर सेक्शन डी कर लिया फिर वो कर लिया, वो नहीं करना है, पूरा सेक्शन ई एक साथ। अगर आपको 2 सवाल आते हैं 2 नहीं आते हैं, 2 सवाल आप सॉल्व करो, बाकी 2 की आप जगह छोड़ दो, 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने जितना आपका आपके अकॉर्डिंग। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग छोटी होती है, कुछ लोगों की बड़ी होती है, तो ये आप ध्यान रख के जाओ कि कितने पेज आपका छोड़ने से काम बन जाएगा। लास्ट में भी नहीं याद आता तो वहाँ पे केवल PTO लिख दो, यह काम आपको करना है, ठीक है। मतलब जिसमें आपको डाउट हो, अगर आपको लगता हो कि यार इसमें तो मुझे कुछ नहीं आता तो वाला काम तो आपको करना ही नहीं है, आपको ये गिवन ये सब तो लिख कर ही आना है ना। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है, जब ये आप आंसर्स लिखो, हाँ तो अभी नॉर्मल हम बात कर लेते हैं, तो कुछ सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स। तो जब भी डिफरेंस पूछे जा रहे हैं हमेशा टेबल बनानी है, यहाँ पे जिसके बीच में डिफरेंस पूछा है, जिसके बीच में डिफरेंस पूछा है, और फिर पॉइंट्स में आंसर्स लिखने हैं कि इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास ये है। हमेशा जो आंसर्स हैं वो टैबुलर फॉर्म में लिख कर आने हैं, वर्ड फॉर्म में नहीं लिखने, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखने, क्योंकि यहाँ से बहुत इजीली समझ में आता है कि डिफरेंसेस क्या हैं। तो डिफरेंसेस वाले जो भी सवाल हैं उनके लिए मेक टेबल्स, और अगर नॉर्मल सवाल भी हैं तो डोंट राइट योर आंसर इन पैराग्राफ्स, इवन देन राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स। कुछ भी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो, और पॉइंट्स में कैसे लिखे जाएं अगर आपको उसका डाउट है तो, मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप आ गया पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, फर्स्टली ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, नेक्स्ट ये होगा, ये देन, इस तरह के वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो और लिख सकते हो, है ना। तो जो आंसर्स हैं वो इट वर्क्स, क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी तो मेरे नंबर थोड़े थ्योरी में बड़े अच्छे आ जाते थे, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि यार तू मतलब तेरे नंबर कैसे आ जाते, तो आई टोल्ड हर दिस टिप। उसके बाद में उसके नंबर ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, आपको कितना आता है। तो इफ़ यू विल राइट योर आंसर्स इन पॉइंट फॉर्म, टीचर को भी समझ में आएगा कि अच्छे से बताया हुआ है, अच्छा ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, क्योंकि पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ने वाला है, वो टीचर 100-200 कॉपीज़ चेक करने वाले हैं। अगर वो पढ़ेंगे भी, वो एफर्ट डालेंगे भी, तो आप उनका एफर्ट कम करो ना, आप उनको खुश करो कि देखो हमने आपका एफर्ट मिनिमाइज़ कर दिया, सारी मेहनत हम करके दे रहे हैं आपको। वो खुश होंगे, आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स देंगे, ठीक है। अगेन टिप्स गिवन बाय माई क्लास टीचर विच हेल्प मी अ लॉट इन गेटिंग गुड मार्क्स। तो ये आपने करना है, ठीक है। और पॉइंट्स में लिखना है, और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं। जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, है ना, या फिर बाबर हो गया, मतलब जो भी आपके मुगल एम्पायर हो गया, गांधी जी के बारे में हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, जो भी इम्पॉर्टेंट
वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दो हर एक पॉइंट में, बस इतना काम आपने करना है, ठीक है। और एक कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन की फीलिंग आपने देनी है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लीव स्पेस, नया क्वेश्चन नए उससे शुरू करो। दिस इज़ नॉट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स के लिए भी। कई बार मैथ्स में 1 पेज लग जाता है 2 मार्क के लिए, अगर आप सब लिखोगे तो। बाकियों में आप 2 मार्क 2 कर सकते हो एक ही पेज पे, बट ट्राई कि आप अलग अलग पेज पे करो। लास्ट चीज़, जब भी सप्लीमेंट्री लिखो, सप्लीमेंट्री लो, सप्लीमेंट्री पे सप्लीमेंट्री नंबर डालना ज़रूरी है कि ये सप्लीमेंट्री 1 है, ये सप्लीमेंट्री 2 है, ये सप्लीमेंट्री 3 है। इवन इफ़ यू आर टाइंग दम विद द थ्रेड, आप थ्रेड से ही कर रहे हो, वो बहुत जगह ट्रैवल करता है, वो थ्रेड खुल सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है रीअरेंजमेंट में। तो अगर आपने नंबर डाल के रखे होंगे कि सप्लीमेंट्री नंबर कौन सा है, तो उनको रीअरेंज करने में टीचर को आसानी होगी, क्योंकि आगे तो आपका बारकोड वगैरह लगा हुआ है, ये रोल नंबर वगैरह है, तो उससे तो पता चल ही जाना है कि पेपर किस बच्चे का है। लेकिन पहले कौन सा सप्लीमेंट्री है, दूसरा कौन सा सप्लीमेंट्री है, उसके लिए 1 2 3 ये सप्लीमेंट्री के नंबर आप लिख कर रखो, ठीक है। तो ये था कि बोर्ड के एग्जाम्स में बैठ के आपको पेपर कैसे लिखना है। डोंट टॉक टू एनीबडी। अपने वाटर बॉटल और अपनी घड़ी ले जाना ना भूलें, वॉच ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको टाइम का एक सेंस रहेगा। एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा पॉन्डर ना करें। अभी लास्ट चीज़ मैं बता देती हूँ, शुरू में आपने क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाते बराबर पहले सवाल से मतलब एकदम ऐसे लिखना शुरू नहीं कर देना है। क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, सारे सवाल पढ़ो, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, जो देखे देखे से लग रहे हैं, जो आप सॉल्व कर सकते हो। उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में आप अपना पेपर करना शुरू करो। क्योंकि होता क्या है, ये बहुत बच्चों के साथ होता है, वो गलती से ना हार्ड सा क्वेश्चन उठा लेते हैं जो उनको नहीं आता, और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, और उन्हें लगता है कि शिट मुझे तो कुछ नहीं आता, और तो फिर पैनिक बढ़ने लगता है, वो हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, स्ट्रेस आने लगता है, और उसके बाद में आप छोटी छोटी गलतियाँ करने लगते हो। तो आपने अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाना है, क्योंकि पेपर में कोई और नहीं होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को देखो, जो भी चीज़ें आपको आती हैं, कम आती हैं ज़्यादा आती हैं फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें आपको आती हैं पहले आप उन्हें सॉल्व करो, ठीक है। डायरेक्टली नंबर 1 टू नंबर एंड जाना ये नहीं है। और हमेशा कोशिश करो कि जो ये मैं पहले भी बता चुकी, बट फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 5 नंबर वाले सवाल हैं, हमारे टाइम पे 6 नंबर वाले आते थे, अभी 5 नंबर वाले आते हैं। 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले सवाल है ना, पहले उन्हें अटैम्प्ट करो, क्योंकि वहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो लास्ट में अगर पेपर छूटता भी है, भगवान ना करे कि छूटे, पर अगर छूटता भी तो 1-2 नंबर वाले सवाल बचेंगे, 5 नंबर 4 नंबर वाले कंप्लीट हो चुके होंगे, और कोई सवाल छोड़कर नहीं आना है। कुछ भी लिख कर आओ, जो समझ में आता है वो लिख कर आओ। सवाल नहीं समझ में आ रहा है, कोई टॉपिक तो समझ में आ रहा होगा। मैं तो कई बार ये भी करके आती थी, मेरे साथ साइंस में हुआ था 10th में मैं जब थी, तो 60 नंबर का पेपर होता है, मुझे 57 मार्क्स का पेपर आता था, 3 नंबर का मुझे नहीं आता था। मतलब वो सवाल मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैंने उसमें कुछ तो रैंडमली लिखा, मेरे 59 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 60, सिर्फ 1 नंबर कटा था। वो 2 नंबर मुझे मिले जो मैं उसमें मतलब रैंडमली नहीं, ये नहीं कि आप जनगण मन लिख के आ जाओ या मतलब नारे लिख के आ जाओ, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी समझ में आ रहा है आप वो लिख के आओ, यू विल गेट मार्क्स। आई गॉट 59 आउट ऑफ 60, जबकि मुझे आता 57-56 मार्क्स का ही था। वो 3 नंबर का एक सवाल था जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, और इन्हीं टिप्स की वजह से हुआ था कि मेरे मार्क्स बहुत कम करते थे, कि मैं जो लिख कर आई उसमें मुझे 100% मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ्स में आंसर्स नहीं लिखने हैं। लोग यही करते हैं, वैसे बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख देंगे, नहीं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अपने आंसर्स पॉइंट फॉर्म में लिख कर आओ, ठीक है। और अंडरलाइन कर दो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैथ्स में वो गिवन वगैरह वो सब चीज़ें दे हेल्प यू अ लॉट। डायग्राम बनाओ, डायग्राम हर सब्जेक्ट में, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, जहाँ पर भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, डू इट, ठीक है। और लास्ट में मैं फिर से वही रिपीट करूँगी जो मैंने शुरू में रिपीट किया था, दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, इफ़ इट गोज़ गुड गुड, इफ़ इट डजंट गो गुड, लाइफ डज़ नॉट एंड हियर, लाइफ डज़ नॉट स्टॉप हियर। 11th में आके फिर ने या फिर कॉलेज में जाके फिर से सबने उतनी ही मेहनत करनी है, चाहे आपने टॉप मारा हो चाहे आप फेल हुए हो, है ना। तो क्योंकि नई चीज़ों में जाकर मेहनत उतनी ही करनी है, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। और अगर पेपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं जाता है आफ्टर, तो उसका भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज यू हैव नेक्स्ट एग्जाम टू फोकस ऑन। थोड़ा रो लो जो भी करना है, मैं भी रोई हूँ पेपर के बाद, है ना, बट ज़्यादा लंबा नहीं, है ना, कि मतलब हो गया 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में switch back to the next one and take lots of rest, enjoy the process, don't take stress कि नहीं मुझे तो यही करना है, मेहनत करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। अखबार पढ़ो, टीवी देखो, खेलो कूदो, जो करना है करो, जितनी देर पढ़ाई करो एकदम फोकस पढ़ाई करो, 10 से 1 वाला टाइम याद रखना।
आई होप दीज टिप्स वर हेल्पफुल। मेरे को तो बहुत काम आए थे जब मेरी टीचर ने मेरे 10th में बताए थे, एंड इट सेव्ड माई लाइफ। थ्योरी में मुझे मतलब अगर मुझे 70 नंबर का आता है तो मेरे मैक्सिमम जो मिनिमम मार्क्स आते थे वो होते थे 65-66। तो मतलब मेरे जितना मैं पेपर अटेम्प्ट करके हूँ उससे मेरे +-5 ही नंबर आए, ज़्यादा भी आए कई बारी, क्योंकि कॉमन सेंस से आंसर्स लिख कर आए और कटें तो बहुत कम कटें। तो दीज आर द टिप्स। सो या और बहुत फोकस होकर एग्जाम लिख रहे हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून।